कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। यहाँ पर हम ज्योग्राफी का जो ऑप्शनल पेपर होगा उसके बारे में यहाँ पर हम भारत की प्रमुख जो प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख जो नदियाँ हैं जो पूर्वी घाट पर गिरती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बता दें कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वो बहुत ही पुरानी हैं। ठीक है, बहुत ही लंबे समय से बह रही हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अपनी प्रौढ़ावस्था में आ गई हैं। ठीक है, जबकि हम कंपेरिजन करें तो जो हिमालयी नदियां हैं वो अभी युवावस्था में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, इनकी लंबाई बहुत ही कम होती है और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां वर्षवाहिनी ना होकर मौसमी अर्थात वर्ष के बस कुछ ही महीनों में बहती हैं। ठीक है, तो ये आपसे इनके बारे में हम बात करेंगे। चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां हैं जो पूर्व से पूर्व तट पर प्रवाहित होने पर दक्षिण भारत की नदियों का क्रम के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर क्रम दिया गया है, उसी के बारे में हम बात करेंगे फिर देखेंगे। तो यहाँ पर हम पहले जैसे क्रम देख लें कि जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो क्रम है उनके बारे में बात कर लेते। पहले हुगली नदी के बारे में बात करेंगे, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी नदी और महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगई, तामपड़ी नदियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो पूर्वी घाट पर गिरती हैं तो इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पर दामोदर नदी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये दामोदर नदी है और इसके बारे में हम बात करेंगे। दामोदर नदी के बारे में बात करें तो हम जो भी पॉइंट बोल रहे हैं वो ऑथेंटिक ही आंसर हैं और इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर हमारे साथ आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे दामोदर नदी के बारे में। तो दामोदर नदी छोटे नागपुर पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी में पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, यानी आप बात करें कि आपकी हुगली नदी ये है और इधर से दामोदर नदी आती है और इसमें हुगली नदी मिलकर और इस प्रकार बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। ठीक है, जल गिराती है अर्थात दामोदर नदी प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में जल ना गिराकर हुगली नदी के माध्यम से बंगाल खाड़ी में, यानी प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट हुगली नदी बंगाल खाड़ी में नहीं गिरती बल्कि हुगली नदी में दामोदर नदी हुगली डायरेक्ट पश्चिम बंगाल में जल ना गिराकर पहले हुगली नदी मिलती है फिर पश्चिम बंगाल में जल गिराती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दामोदर नदी के बारे में बात की। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थान क्या है? छोटा नागपुर के पठार है। ठीक है, और ये अपनी भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी के बारे में। तो स्वर्णरेखा ये है। ठीक है, इस नदी के बारे में बात कर लें तो स्वर्णरेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची के पास से निकलती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है और 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। तो वो कौन कौन से 3 राज्य हैं? झारखंड है। ठीक है, यहाँ पर झारखंड और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। झारखंड में, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में स्वर्णरेखा नदी प्रवाहित होती है, उड़ीसा के पास और मुहाना बनाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो स्वर्णरेखा नदी है वो उड़ीसा के पास अपना मुहाना बनाती है, जबकि 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन से? झारखंड और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें, जिस कारण से स्वर्णरेखा नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। अब जैविक मरुस्थल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक नगरी स्थित हैं जिसमें से बहुत सी जो वहाँ से फैक्ट्रियों से निकला हुआ कूड़ा जो होता है, कचरा, जो एक तरीके रासायनिक तत्व वो नदियों में इसी स्वर्णरेखा नदी में मिल गया है, जिस कारण से वहाँ पर कोई भी उस नदी में कोई जैविक तत्व नहीं पाए, जैविक जलीय जीव नहीं पाया जाता, जिस कारण से जैविक मरुस्थलीय नदी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बैतरणी नदी के बारे में बात कर लें। तो ये बैतरणी नदी के बारे में बात कर लें, ये आपकी बैतरणी नदी है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात कर लें। तो वैतरणी नदी उड़ीसा की किंजर पठार से निकलती है और उड़ीसा के तट पर गिरती है। ठीक है, यानी उड़ीसा के किंजर पठार से निकल रही है और उड़ीसा के तट पर ही गिरती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने पहले दामोदर नदी के बारे में बात की, स्वर्णरेखा नदी के बारे में और वैतरणी नदी के बारे में बात की। अब यहाँ पर हम ब्राह्मणी नदी के बारे में बात करें तो ब्राह्मणी नदी के बारे में देख लेते हैं।
जो आपकी जो ये वाली आपकी ब्राह्मणी नदी है, ठीक है। तो ये आपसे इनके बारे में देख लेते हैं, ब्राह्मणी नदी के बारे में, कि ब्राह्मणी नदी रांची के समीप से निकलती है और उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी वैतरणी नदी और ब्राह्मणी नदी दोनों उड़ीसा से निकलती हैं और उड़ीसा में ये अपना मुहाना बनाती हैं। यहाँ पर हम एक पॉइंट आपको नोट करने लायक है कि 3 नदियाँ छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। कौन कौन सी? दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और ब्राह्मणी नदी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और दामोदर नदी कहाँ से निकलती हैं? आपके छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। जबकि हम बात करें ब्राह्मणी नदी के बारे में, तो यहाँ पर इसके बारे में बात ही कर ली। जबकि हम बात करें ये वैतरणी नदी के बारे में बात करें तो ये उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। जबकि 3 नदियां, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी छोटे नागपुर पठार से निकलती है, जबकि वैतरणी नदी है वो उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट डिस्कशन किए। अब हम बात करते हैं महानदी के बारे में, ठीक है। तो महानदी के बारे में देख लेते हैं। महानदी, ये आपकी महानदी है, ठीक है। महानदी के बारे में देख लेते हैं। तो महानदी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य से निकलती है और उड़ीसा के पास कटक में अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। यानी छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में अपना दंडकारण्य यहाँ पर अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एक और पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कशन कर लें कि छत्तीसगढ़ में जो महानदी घाटी है उसे छत्तीसगढ़ का बेसिन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का जो बेसिन है, जो छत्तीसगढ़ का जो बेसिन है उसमें महानदी में छत्तीसगढ़ के बेसिन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी छत्तीसगढ़ में जो महानदी घाटी है उसे छत्तीसगढ़ का बेसिन कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और छत्तीसगढ़ बेसिन धान के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर गोदावरी नदी के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपकी गोदावरी नदी है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये आपको ये पहला पॉइंट याद रखना है कि गोदावरी नदी पूरे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कितनी है? 6500 किलोमीटर है। और हम एक अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर स्थित नासिक के त्रिकंबरक नामक स्थान से निकलती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। जो आपके यहाँ पर गोदावरी नदी है, गोदावरी का उद्गम स्थान क्या है? महाराष्ट्र के, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर नासिक के त्रिकंबक नामक स्थान से निकलती है, ठीक है। और 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र से होती है, तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना। आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कितने राज्यों से प्रवाहित होती है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 3 राज्यों से, महाराष्ट्र से और आपके महाराष्ट्र होती, तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश से, ठीक है। याद रखना है। जबकि गोदावरी नदी के जो मुहाना है वो राजमुंदरी के पास बनाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। गोदावरी का डेल्टा कहाँ पर है? राजमुंदरी के पास में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट डिस्कशन किए। तो यहाँ पर हमने दामोदर नदी के बारे में बात की, स्वर्णरेखा नदी के बारे में बात की, वैतरणी नदी और ब्राह्मणी नदी के बारे में बात की, महानदी के बारे में बात की और गोदावरी नदी के बारे में बात की। तो अब हम बात करते हैं गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी के बारे में देख लेते हैं। तो गोदावरी की जो प्रमुख सहायक नदी ये है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो प्रभा, पूर्णा, वैनगंगा और पैनगंगा जी सभी ये आपकी गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। जबकि यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि मंजरी नदी हमें गोदावरी में दक्षिण की तरफ से प्रवाहित होकर गोदावरी में मिलती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो इंद्रावती नदी उड़ीसा से निकलती है, छत्तीसगढ़ के बस्तर पठार पर बहती है और गोदावरी मिल जाती है। यानी आपसे पूछा जाए कि बस्तर के पठार पर कौन सी नदी बहती है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इंद्रावती होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं कृष्णा नदी के बारे में बात कर लेते हैं। कृष्णा नदी से पॉइंट बनता है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। सबसे लंबी कौन सी है आपकी? ये आपकी गोदावरी है, जबकि दूसरी सबसे लंबी कृष्णा नदी है, तो ठीक है। ये आप याद रखना है। और कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर्वत से महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। यहाँ पर जो महाबलेश्वर चोटी है इसी से कृष्णा नदी निकलती है और 4 राज्यों में प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश 4 राज्यों में
कृष्णा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगले पॉइंट के बारे में, इसी बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश के तट पर कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में, तो हम आपको स्पष्ट कर दें कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कृष्णा नदी और गोदावरी नदियों के बीच में के मध्य एक नदियों का डेल्टा के मध्य एक कोलोरू झील है। ठीक है, यानी महाबलेश्वरम चोटी से निकलने वाली कृष्णा नदी और गोदावरी नदियों के बीच में एक डेल्टा स्थल है जिनके मध्य में एक कोलोरू झील है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। आपसे पूछा जाए कि कोलोरू झील किस राज्य में, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये बात क्लियर। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कृष्णा नदी की सहायक नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, ये सभी कहाँ है, कृष्णा नदी की सहायक नदी थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और हम एक पॉइंट के बारे में बात करें तो हैदराबाद मूसी नदी पर स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि हैदराबाद आपसे पूछा जाए किस नहर के तट पर स्थित है, तो मूसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, मूसी नदी के तट पर स्थित है, ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पेन्नार नदी के बारे में देख लेते हैं। पेन्नार नदी की क्या है कि कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी चोटी से पुष्पगिरी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और 2 राज्यों में प्रवाहित होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जो आपका, हाँ, पेन्नार नदी के बारे में बात कर रहे थे, तो पेन्नार नदी कृष्णा और कावेरी के मध्य पेन्नार कर्नाटक के कोलार नामक स्थान से निकलती है, आंध्र प्रदेश में अपना, यानी जो पेन्नार नदी है वो आपके कृष्णा और कावेरी नदी, यानी आपकी ये कावेरी नदी है और ये आपकी कृष्णा नदी, इनके बीच में ये कौन सी नदी है, पेन्नार नदी है। ठीक है, तो पेन्नार नदी कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में कर्नाटक के कोलार नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि अब हम बात करते हैं कावेरी नदी के बारे में। ये आपकी कावेरी नदी है। कावेरी नदी के बारे में बात करें तो कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी चोटी से या पुष्पगिरी चोटी से निकलती है। ठीक है, तो ये आप इसे ब्रह्मगिरी चोटी का है या फिर पुष्पगिरी चोटी का है, और 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, कर्नाटक और तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी प्रवाहित होती है। और हम बात करें कावेरी नदी को दक्षिण गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। आपसे पूछा जाए कि कावेरी नदी को क्या कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कावेरी नदी को ही राइस ऑफ वॉल ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, अर्थात दक्षिण भारत के धान का कटोरा भी कहते हैं, यानी दक्षिण भारत का धान का कटोरा पूछा जाए तो कावेरी नदी का है। ठीक है, और हम बात करें अगले पॉइंट के बारे में। तो कावेरी नदी हालांकि 2 राज्यों से ही बहती है, लेकिन इसका जल विवाद अधिकरण 4 राज्यों में है। तो वो कौन सी 4 राज्य, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे तमिलनाडु है, आंध्र और कर्नाटक है, केरल, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो ये 4 राज्य हैं जिनमें जल विवाद रहता है। ठीक है, ये पुराना इतिहास है और 4 राज्यों के मध्य बना है। ठीक है, अब हम कावेरी नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करें 1-2, तो सिस्मा है और अकारवर्ती है, हेमावती है, अमावती है। ठीक है, तो ये आपकी कावेरी नदी की सहायक नदी थी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बैगई नदी के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपकी बैगई नदी है। ठीक, इसके बारे में बात करें तो बैगई नदी तमिलनाडु की पहाड़ी से वरुणनाथ पहाड़ी से निकलती है, यानी जो बैगई नदी है वो आपकी तमिलनाडु के वरुणनाथ पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और मदुरई बैगई नदी के तट पर स्थित है, और मदुरई दक्षिण भारत का सबसे पुराना शहर है। ठीक है, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मदुरई। ठीक है, और मदुरई किस नदी के तट पर स्थित है, तो वैगई नदी के तट पर स्थित है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वैगई के तट पर कौन सा शहर सबसे पुराना स्थित है, तो राइट आंसर क्या होगा, मदुरई। ठीक है, और हम बात करें अगले कि रामेश्वरम के पास अपना मुहाना बनाती है और पाक की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, यहाँ पर रामेश्वरम में अपना मुहाना बनाती है और पाक की खाड़ी में गिरती है। ताम्रपर्णी नदी के बारे में बात कर ले, जो अंतिम नदी है पूर्व घाट पर गिरने वाली, तो ताम्र नदी के बारे में बात करें तो ताम्र नदी काडिमा के पश्चिमी घाट से निकलती है, यानी ताम्रपर्णी नदी जो है, ताम्रपर्णी नदी वो काडरमा पहाड़ी पश्चिमी घाट से सबसे दक्षिणी पहाड़ी है और वहीं से निकली है। इसे इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। इस पर
ठीक है। और इसका नाम अगस्तमलाई चोटी इसे ही या तामपड़ी नदी से निकलती है। ठीक है, ये अब याद रखना है कि तामपड़ी नदी कर्डमा पहाड़ी के पश्चिमी घाट की सबसे दक्षिणी पहाड़ी या फिर इलायची पहाड़ी, इस पर एक चोटी है जिसका नाम है अगस्तमलाई चोटी। इसी से तामपड़ी नदी निकलती है और अपनी बंगाल की खाड़ी में जल गिराती। ठीक है, तो यहाँ पर तामपड़ी नदी के बारे में भी बात की, वैगई नदी की, कावेरी नदी, पेन्नार नदी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी, ब्राह्मणी नदी और पैतरणी स्वर्णरेखा नदी के बारे में बात की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूर्वी घाट पर गिरने वाली महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बात की थी। फिर आपसे एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।